कल्पना कीजिए एक परिवार है जो पिछले 15 सालों से अपनी पुश्तैनी जमीन का केस लड़ रहा है। हाँ, जो कि हमारे देश में बहुत आम बात है। बिल्कुल। मतलब निचली अदालतों के चक्कर, वकीलों की भारी फीस, अनगिनत तारीखें, सब कुछ झेला है उन्होंने। और अब फैसला आने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। और तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी कहानी पलट देता है। एकदम सही। एक रात अचानक उस परिवार के मुखिया की मतलब जिसने वो मुकदमा दायर किया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो विरोधी पक्ष है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि चलो भाई, शिकायत करता गया तो अब मुकदमा भी गया। 15 साल की मेहनत जीरो हो गई। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों में होती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। क्या वाकई अदालत उस मृत व्यक्ति के नाम के साथ ही उस केस की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में जितना नाटकीय लगता है ना, भारत की अदालतों की रोजमर्रा की हकीकत में उतना ही आम है। क्योंकि अदालत के कागजात सिर्फ स्याही वाले कागज नहीं होते। हाँ, उनमें तो लोगों की पूरी जिंदगी और संघर्ष छिपा होता है। बिल्कुल। और जब किसी चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच किसी मुख्य पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो मामला सिर्फ एक कानूनी पहेली नहीं रह जाता, बल्कि गहरी मानवीय चुनौती बन जाता है। सही कहा आपने। और आज के हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी बिल्कुल यही है। इस पहेली को गहराई से समझना। हम जो नागरिक प्रक्रिया संहिता है, जैसे आम भाषा में सीपीसी कहा जाता है, उसके कुछ बहुत ही अहम लेकिन थोड़े उलझा देने वाले प्रावधानों को खंगालने वाले हैं। और वो प्रावधान कौन से हैं? हाँ, मैं बता दूं कि हम बात करेंगे आदेश 22 नियम 3 की, आदेश 6 नियम 17 की और धारा 151 की। और जो स्रोत आज हमारे पास हैं, उनमें अदालती प्रारूप और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों से लेकर फरवरी 2025 तक के बिल्कुल ताज़ा फैसले शामिल हैं। और मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये गहन चर्चा केवल वकीलों के लिए नहीं है। ये समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कभी भी किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम ये देखने वाले हैं कि हमारी न्याय प्रणाली, नियमों की कठोरता और न्याय की जो मानवीय आवश्यकता है, उसके बीच कैसे संतुलन बनाती है। सही कहा। कानून अंधा जरूर हो सकता है, लेकिन उसे संवेदनाहीन नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वही 15 साल पुराने जमीन के विवाद वाला उदाहरण लेते हैं। जो मूल वादी था, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या वो केस वहीं उसी दिन खत्म हो जाता है? कानूनी भाषा में इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि वाद लाने का अधिकार, यानी जो राइट टू सू है, वो जीवित रहता है या नहीं। राइट टू सू मतलब क्या ये केस टू केस बदलता है? बिल्कुल। अगर किसी ने मानहानि या तलाक का मुकदमा किया था, तो ये एक बेहद व्यक्तिगत मामला है। वादी की मृत्यु के साथ ही वो केस खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो है। आप किसी मृत व्यक्ति का तलाक तो करवा नहीं सकते। एकदम सही। लेकिन अगर विवाद किसी संपत्ति, जमीन, अनुबंध या पैसे के लेन-देन का है, तो वो अधिकार मृतक के साथ खत्म नहीं होता। अच्छा, तो वो अधिकार उसके कानूनी वारिसों के पास चला जाता है। जी हाँ, वो अधिकार ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यानी केस जिंदा रहता है। तो क्या वारिस बस अगली तारीख पर अदालत में जाकर जज साहब से कह सकते हैं कि हमारे पिताजी नहीं रहे, अब से हम ये केस लड़ेंगे? इतना आसान नहीं है। सीपीसी का आदेश 22 नियम 3 इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया तय करता है। वो क्या है? यदि राइट टू सू जीवित है, तो मृतक के जो विधिक प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम एलआर कहते हैं, उन्हें अदालत में औपचारिक रूप से एक आवेदन देकर खुद को उस मुकदमे में पक्षकार बनाना होता है। ओके, मतलब एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी होती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उनके पास कोई असीमित समय नहीं होता। कानून उन्हें इसके लिए आम तौर पर सिर्फ 90 दिन का समय देता है। बाप रे, सिर्फ 90 दिन? ये तो बहुत ही कम समय है। मतलब सोचिए, एक परिवार ने अभी-अभी अपना पिता या कोई करीबी खोया है, वे गहरे शोक में हैं। हाँ, वो एक मुश्किल समय होता है। घर में 13वीं या शोक सभाएं चल रही होती हैं। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि मृतक का शहर की किसी अदालत में कोई केस भी चल रहा था। ये बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कानून इतना क्रूर है कि वो एक शोक में डूबे परिवार से उम्मीद करता है कि वे अर्थी से उठकर सीधे अदालत की ओर दौड़ पड़े और 90 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दें? आपका सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और पहली नज़र में ये 90 दिन की सीमा सच में बेहद क्रूर लग सकती है। लेकिन हमें इसे दूसरे पक्ष यानी प्रतिवादी के नज़रिए से भी देखना होगा। प्रतिवादी के नजरिए से मतलब जिस पर केस किया गया है? हाँ,
मान लीजिए किसी ने आप पर किसी जमीन के लिए कोई झूठा या सच्चा मुकदमा कर रखा है। सालों से आपके सर पर वो तलवार लटक रही है। हाँ, ये तो एक अलग ही टेंशन है। अब मुकदमा करने वाले की मृत्यु हो जाती है। हाँ। अगर कानून वारिसों को असीमित समय दे दे, मतलब कह दे कि आप 5 साल या 10 साल बाद आ जाना। बिल्कुल, तो क्या उस प्रतिवादी का जीवन एक अंधीन इंतजार में नहीं बीत जाएगा? वो अपनी जमीन बेच नहीं पाएगा, कोई नई योजना नहीं बना पाएगा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रतिवादी के लिए तो ये सच में एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा कि पता नहीं कब मृतक के वारिस जाग जाएं और केस दोबारा शुरू कर दें। इसीलिए कानून बनाने वालों ने ये 90 दिन की सीमा तय की। ये दरअसल एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, ताकि प्रतिवादी को एक निश्चित समय के बाद ये स्पष्टता मिल सके कि अब ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और अगर 90 दिन के भीतर वारिस वो आवेदन नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो उस मुकदमे का उपशमन हो जाता है। अंग्रेजी में इसे अबेटमेंट कहते हैं। अबेटमेंट, इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि केस पूरी तरह से खारिज हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं, इसे खारिज होना नहीं कहते। उपशमन का मतलब केस का मरना नहीं है, बल्कि केस का एक तरह से कोमा में चले जाना है। कोमा में? हाँ, ये एक प्रक्रियात्मक ठहराव है। केस कानूनी रूप से प्रभावीन हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे वापस कोमा से बाहर भी लाया जा सकता है। मतलब ये किसी रिले रेस की तरह नहीं है जहां अगर बैटन नीचे गिरा तो खेल खत्म। ये ऐसा है कि खेल को पॉज कर दिया गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। तो चलिए मान लेते हैं कि परिवार बहुत जागरूक था। वे 89वें दिन अदालत पहुंच गए। उन्होंने जज साहब को बता दिया कि हम मौजूद हैं। तो क्या अब सब ठीक है? जज साहब केस को आगे बढ़ा देंगे? यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन आती है। वारिस अदालत में आ गए, ये अच्छी बात है, लेकिन अदालत के जो आधिकारिक कागजात हैं, जो मूल याचिका है, उस पर अभी भी मृतक का नाम लिखा है। हाँ, वो तो है। अदालत की सरकारी फाइल में शिकायतकर्ता अभी भी एक मृत व्यक्ति है, और कोई भी जज किसी भूत के नाम पर या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर आदेश पारित नहीं कर सकता जो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर क्या करना होता है? दस्तावेजों की नई स्क्रिप्ट लिखनी होती है। नई स्क्रिप्ट? तो उस सरकारी फाइल में बदलाव कैसे होता है? क्या वकील बस एक व्हाइटनर लगाकर मृतक का नाम मिटा देता है और वारिसों का नाम लिख देता है? अरे नहीं, कानूनी दुनिया में कुछ भी इतने आसानी से कहाँ होता है। यहीं पर हमारे स्रोतों का अगला महत्वपूर्ण नियम तस्वीर में आता है। आदेश 6, नियम 17। अच्छा, ये क्या करता है? यह नियम मुकदमों की याचिकाओं में संशोधन या बदलाव करने की अनुमति देता है। जब वारिस आते हैं तो उन्हें इस नियम के तहत भी आवेदन करना होता है कि कृपया हमें मूल याचिका में बदलाव करने की अनुमति दें, ताकि हम मृतक का नाम हटाकर खुद को जोड़ सकें। एक मिनट, अगर कानून याचिका में बदलाव की अनुमति देता है तो कोई चतुर वकील या चालाक वारिस इसका गलत फायदा भी तो उठा सकता वो है। कैसे? मान लीजिए 10 साल से केस चल रहा है, आधी गवाही हो चुकी है। अब नया वारिस आकर कहता है कि चूंकि मुझे कागजात बदलने की परमिशन मिली गई है, तो मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूँ कि विरोधी पक्ष ने हमारे पिता से 50 लाख रुपए और लिए थे। समझ रहा हूं आपकी बात। क्या वे मुकदमे की पूरी कहानी ही नहीं बदल देंगे? ये तो फिर अदालत का समय बर्बाद करने का एक अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून बनाने वालों को भी इस बात का डर था कि लोग संशोधन के नाम पर मुकदमे का चरित्र ही बदल देंगे। तो फिर इसे रोका कैसे जाता है? इसीलिए आदेश 6, नियम 17 में एक बहुत ही सख्त पहरेदार बिठाया गया है, जिसे हम उचित तत्परता या ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। ड्यू डिलिजेंस? हाँ, नियम कहता है कि न्यायालय किसी भी चरण में संशोधन की अनुमति दे सकता है यदि ये पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को तय करने के लिए जरूरी हो। लेकिन अगर ट्रायल पहले से चल रहा हो तो? वही सबसे अहम बात है। अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो अदालत संशोधन तभी मंजूर करेगी जब पक्षकार ये साबित कर दे कि पूरी सावधानी और ड्यू डिलिजेंस के बावजूद वो इस मुद्दे को पहले नहीं उठा सकता था। मतलब आप अदालत को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे अचानक याद आया है कि मेरे पिताजी का एक और दावा था। बिल्कुल नहीं। आपको साबित करना होगा कि कोई नई जानकारी सच में आपको अभी मिली है। हमारे जो आज के स्रोत हैं, उनमें सितंबर 2024 के कटोरीबाई मामले और बसवराज बनाम इंद्र मामले का जिक्र है। ये इस ड्यू डिलिजेंस को कैसे समझाते हैं? ये दोनों ही बिल्कुल ताज़ा और बहुत ही दिलचस्प फैसले हैं।
कटोरीबाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर संशोधन उस मामले के वास्तविक विवाद को सुलझाने के लिए सच में जरूरी है, जैसे अगर कोई नई वसीयत मिल जाए। बिल्कुल। मान लीजिए वारिसों को पिता की मौत के बाद अचानक उनकी कोई पुरानी वसीयत मिल जाती है या कोई ऐसी संपत्ति का पता चलता है जो पहले फाइल में नहीं थी, तो अदालत इसकी अनुमति दे सकती है, क्योंकि इसके बिना तो न्याय अधूरा रह जाएगा। यानी अगर कारण सच्चा है तो अदालत पुरानी फाइल में नए पन्ने जोड़ने देगी। और वो जो दूसरा केस था बसवराज वाला, उसमें क्या हुआ? बसवराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त लकीर खींची। इसमें साफ कर दिया गया कि ट्रायल शुरू होने के बाद बिना किसी बेहद ठोस कारण के आप मनमाने ढंग से अपनी कहानी नहीं बदल सकते। मतलब सिर्फ नाम बदलने देंगे? हाँ, अदालत केवल शीर्षक बदलने जैसे मृतक का नाम हटाकर वारिसों का नाम जोड़ने की अनुमति तो आसानी से दे देगी, क्योंकि ये एक स्वाभाविक घटना है। लेकिन आप इस बहाने पूरे मुकदमे का मूल आधार या उसकी आत्मा नहीं बदल सकते। समझ गए। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि आप फिल्म का टाइटल तो बदल सकते हैं, लेकिन आप बीच में फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते। बेहतरीन तुलना है, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो अब तक हमने नियमों की एक बहुत ही आदर्श स्थिति देखी कि वारिस 90 दिन में आ गए, उन्होंने सही तरीके से संशोधन का आवेदन दे दिया। लेकिन अब थोड़ा असल जिंदगी की बात करते हैं, जो इतनी आदर्श तो होती नहीं है। जी बिल्कुल, जमीनी हकीकत अलग होती है। मान लीजिए एक परिवार है जो दूर किसी गांव में रहता है, घर में शोक है, या मान लीजिए कोविड जैसा कोई लॉकडाउन लगा हुआ है जहां लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल सकते। हाँ, कोविड के समय तो ये बहुत हुआ था। और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके वकील साहब कौन है, या 90 दिन की कोई डेडलाइन भी होती है। अब मान लेते हैं कि 150 दिन बीत गए, केस उस कोमा में चला गया जिसका आपने जिक्र किया था, यानी अबेटमेंट हो गया। हाँ, तो क्या अब न्याय का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया? क्या वो जमीन अब उनकी नहीं रही? अगर हम सिर्फ सख्त और रूखे नियमों की किताब पढ़ें तो जवाब हाँ लगेगा, लेकिन कोई भी न्याय प्रणाली पूरी तरह से मशीनी तो नहीं हो सकती ना। तो फिर यहाँ क्या काम आता है? यहीं पर भारतीय कानून के शॉक एब्जॉर्बर काम में आते हैं, जो है सीपीसी की धारा 151। ये कोई मामूली नियम नहीं है, ये न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है। शॉक एब्जॉर्बर ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे किसी गाड़ी के पहियों को, जो कि हमारे नियम है, उन्हें सड़क के हर गड्ढे से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, वैसे ही कानून में धारा 151 होती है। अच्छा, ये अदालत को ये विशेष शक्ति देती है कि वह न्याय के प्रयोजन को पूरा करने के लिए या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई भी ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो किसी और नियम में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। यानी जब इंसान की असल जिंदगी की कोई अप्रत्याशित घटना कानून के सख्त नियमों से टकराती है, तो ये धारा उस झटके को सोख लेती है। एकदम सही, ये न्याय को टूटने से बचाती है। तो व्यावहारिक रूप से कोर्ट रूम में ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मैं एक वकील हूँ और मेरा मुवक्किल 150 दिन बाद रोता हुआ मेरे पास आया है। मैं जज साहब के सामने खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं, मैं कागज पर क्या पेश करूंगी? व्यवहार में वकील एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज तैयार करते हैं, जिसे हम संयुक्त आवेदन या कंबाइंड एप्लीकेशन कह सकते हैं। ये एक ही दस्तावेज होता है जो 3 अलग-अलग कानूनी काम एक साथ करता है। 3 काम एक साथ? वो कैसे? पहला काम, ये आदेश 22 नियम 3 के तहत अदालत से कहता है कि जनाब, ये रहे मृतक के विधिक प्रतिनिधि, कृपया इन्हें पक्षकार बनाएं। ठीक है, ये तो वारिसों को जोड़ने की बात हो गई। दूसरा आदेश 6 नियम 17 के तहत ये अनुमति मांगता है कि हमें याचिका के पन्नों में संशोधन करने दें ताकि हम नाम बदल सकें। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, धारा 151 के तहत ये अदालत से प्रार्थना करता है कि चूंकि 90 दिन बीत जाने के कारण केस कोमा में चला गया है, कृपया अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके उस कोमा से केस को बाहर निकालें और हमारी देरी को माफ करें। अरे वाह, ये तो किसी वीडियो गेम के कॉम्बो मूव जैसा है। मतलब एक ही झटके में 3 निशाने। आप एक ही आवेदन में वारिसों को ला रहे हैं, कागजात बदल रहे हैं और लेट आने के लिए माफी भी मांग रहे हैं। बिल्कुल कॉम्बो मूवी है ये। लेकिन ये सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति नहीं है। मतलब इसमें कुछ साबित भी करना पड़ता है। बहुत कुछ। इस कॉम्बो मूव को सफल बनाने के लिए आपको बहुत ठोस सबूत देने होते हैं। आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, संशोधित मेमो की कॉपी लगानी होती है, और सबसे अहम बात, आपको देरी के एक-एक दिन का कारण स्पष्ट करना होता है। एक दिन का? हाँ, आपको जज साहब को यह विश्वास दिलाना होता है कि ये देरी कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मानवीय मजबूरी थी।
ये कोई लूपहोल नहीं है जिससे आप कानून को धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये कानूनी ढांचे के भीतर मानवीय संवेदनाओं को जगह देने का एक पारदर्शी तरीका है। ये सुनना सच में बहुत सुकून देता है कि हमारी अदालतें सिर्फ तारीखों की एक निर्दयी मशीन नहीं है। लेकिन ये तो हुई नियमों और आवेदनों की बात। मुझे ये जानना है कि जब ये मामले असल में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, तो जज इन नियमों की व्याख्या कैसे करते हैं? क्या वे सच में इतनी लंबी देरी को माफ कर देते हैं? ये समझने के लिए हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास और जजों की मानसिकता में आए बदलाव को देखना होगा। ये सिर्फ नियमों का विकास नहीं है, ये न्याय को देखने के नजरिए का विकास है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम 1964 के क्लासिक ऐतिहासिक फैसले को देखें, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रामचरण, उस समय भारत की अदालतें व्यवस्था और सख्त अनुशासन स्थापित करने पर बहुत जोर देती थी। तो उस मामले में अदालत का रुख कैसा था? बेहद सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी माफ करने के लिए जो पर्याप्त कारण होता है, उसे बहुत ही सूक्ष्मता और सख्ती से परखा जाएगा। सिर्फ ये कह देना कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि वादी की मृत्यु हो गई है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। बाप रे! अदालत ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो बहुत ही कठोर है। मतलब 1964 का नजरिया ये था कि नागरिकों को तो बस घड़ी के कांटों पर चलना ही होगा, भले उनके घर में किसी की मौत हो गई हो। लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर समय बदला और अदालतों ने जमीनी हकीकत को और करीब से देखा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2010 में। तब क्या हुआ? एक बहुत ही मशहूर मामला आया, बलवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह। ये इतना अहम था कि इसे 7 जजों की बेंच ने सुना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में कितने दिनों का विलंब था। कितने दिन? 778 दिन। क्या 778 दिन? मतलब 2 साल से भी ज्यादा की देरी? अगर 1964 वाले जज होते तो वो तो फाइल ही फेंक देते। 2010 में 7 जजों की बेंच ने क्या किया? क्या उन्होंने इसे तुरंत खारिज कर दिया? यहीं पर बदलाव दिखता है। 7 जजों की बेंच ने एक बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाया। उन्होंने ये तो माना कि केवल पारिवारिक विवाद या अज्ञानता को हमेशा पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता, कारण सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। सद्भावनापूर्ण मतलब बोनाफाइड रीजन? हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीकी बातों के कारण न्याय नहीं रुकना चाहिए। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अदालत ने माना कि भारत एक विशाल देश है। हाँ। यहाँ दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, अशिक्षा है, लोग वकीलों से कट जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत का समय बर्बाद नहीं कर रहा है और उसका कारण वास्तविक है, तो अदालतों को बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अदालतें ये मान रही थी कि न्याय का मूल उद्देश्य विवादों को सुलझाना है, ना कि लोगों को तरीकों के जाल में उलझाकर बाहर फेंक देना। बिल्कुल। और अब तो हमारे पास इस साल का बिल्कुल ताजा उदाहरण भी है ना। हाँ? हमारे स्रोतों में फरवरी 2025 का एक फैसला भी है। हाँ, बिल्कुल ताजा फैसला। 12 फरवरी 2025 का ओम प्रकाश गुप्ता बनाम सतीश चंद्र मामला। इसमें कितनी देरी थी? इस मामले में 90 दिन विधिक प्रतिनिधियों को लाने का समय और उसके बाद 60 दिन वो जो कोमा हटाने का समय होता है, यानी कुल 150 दिन की देरी का मामला था। तो इसमें अदालत ने क्या कहा? इस फैसले में अदालत ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया वो बहुत अहम है। उन्होंने एक न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया, जिसे अंग्रेजी में जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। न्याय उन्मुख दृष्टिकोण मतलब अदालत अब लकीर की फकीर नहीं बन रही, बल्कि इंसानियत देख रही है। एकदम सटीक। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई घोर लापरवाही नहीं है, अगर वादी जानबूझकर सो नहीं रहा था, तो मामले की सुनवाई उसके गुण दोष पर होनी चाहिए, ना कि उसे किसी तकनीकी आधार पर खारिज कर देना चाहिए। तो 1964 से लेकर 2025 तक हम सच में एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक बदलाव देखते हैं। 1964 में नागरिक से उम्मीद थी कि वो मशीन की तरह काम करें, लेकिन 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ये मानता है कि नागरिक इंसान है, मशीन नहीं। बिल्कुल। यदि देरी का कारण सच्चा है और देरी माफ करने से दूसरे पक्ष को कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं हो रहा जिसकी भरपाई न की जा सके, तो अदालतें अपनी उस 151 वाली शॉक एब्जॉर्बर शक्ति का इस्तेमाल करेंगी। हाँ, वे तीनों राहतों को एक साथ मंजूर कर लेंगी। यही भारतीय न्याय प्रणाली की परिपक्वता है। कानून नियमों से बंधा जरूर है, लेकिन उसकी आत्मा न्याय में बसती है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे, तो आम सुनने वालों के लिए इसका क्या संदेश है? आप भी बताइए, आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि ये गहन चर्चा साफ तौर पर दिखाती है कि कानून सिर्फ फाइलों को निगलने वाला कोई अंधा दैत्य नहीं है। सीपीसी की धारा 151 जैसी शक्तियां ये सुनिश्चित करती हैं कि वो इंसानी दर्द, शोक और अचानक आने वाली त्रासदियों को देख और समझ सके। आपकी बात 100% सही है, लेकिन साथ ही यहाँ एक बहुत स्पष्ट चेतावनी भी है। वो क्या? अदालतें मानवीय हो गई हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने अधिकारों को लेकर सो सकते हैं। वो जो उचित तत्परता या ड्यू डिलिजेंस का नियम है ना, वो आज भी अपनी जगह पर अटल है। हाँ, मतलब आप जानबूझकर देरी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अगर अदालत को लगा कि आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं या कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वही अदालत आपके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। पुश्तैनी जमीन का मामला हो, किसी व्यापारिक अनुबंध का विवाद हो या कोई और मुकदमा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमें सतर्क रहना ही होगा। बिल्कुल, सतर्कता ही बचाव है। ये जानना कि हमारे अधिकार क्या हैं, नियम क्या है और समय सीमा क्या है, यही कानूनी जागरूकता हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे अदालतें धारा 151 की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके 90 दिन की उस सख्त समय सीमा से लोगों को राहत देती हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यदि किसी कानूनी प्रणाली को अपनी निर्धारित सख्त समय सीमाओं को बाईपास करने के लिए लगातार अपवादों और विशेष शक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे मूल समय सीमाएं इंसान की वास्तविक प्रकृति और शोक मनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ मूल रूप से असंगत हैं? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या एक परिवार के लिए अपना गहरा दुख भूलकर 90 दिनों के भीतर कानूनी फाइलों और वकीलों के दफ्तरों में उलझने की उम्मीद करना अपने आप में इंसानियत के खिलाफ नहीं है? मेरा सवाल बस इतना है कि क्या कानून को इंसानों के हिसाब से बदलना चाहिए या इंसानों को कानून की घड़ी के हिसाब से खुद को ढालने के लिए मजबूर होना चाहिए? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो भीतर तक झकझोर देता है। मतलब क्या हम सिस्टम को इंसानों के लिए बना रहे हैं या इंसानों को सिस्टम के सांचे में जबरन ठूसने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर खुद भी विचार कीजिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, अपने अधिकारों को लेकर हमेशा सवाल पूछते रहिए।